नमस्कार बच्चा पार्टी, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए आज बच्चों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। देखिए इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से समझना। पहले मैंने तीनों स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, तीनों के कंपैरिजन का एक वीडियो बनाया था। आप उसको ज़रूर देख लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ। देखिए ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे तो आगे आने वाली दोनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसा प्रोसीजर इस स्टैटिस्टिक्स का है, ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स का हम तरीका अपनाएंगे डेरिवेशन करने का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का जो तरीका हम अपनाएंगे, ठीक यही प्रोसेस चलता है बाकी दोनों स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों। चाहे वो बोस आइंस्टीन हो चाहे वो फर्मी डिराक हो, बिल्कुल एक जैसा तरीका चलेगा। क्या बदलता जाएगा? बस एक चीज़ बदलती जाएगी, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये स्पिन बदलती जाएगी और इसका डेरिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, ठीक है ना, यानी कि स्पिन बदलती जाएगी। दूसरी बात क्या बदलती जाएगी? कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम, जो निकाय पर प्रतिबंध लगाते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, उसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, समझ लेना। तो कंस्ट्रेंट जो सिस्टम पे लगते हैं वो बदलते जाएंगे, उनमें दो कंस्ट्रेंट दो प्रतिबंध वही रहेंगे पुराने वाले। कौन कौन से संबंध पुराने वाले रहेंगे? पहला तो ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, कणों की कुल संख्या नियत होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहला लेवल जो है, इस तरीके से लेवल बनाते हैं, देखिए जो लेवल बनाते हैं उसको समझ, इस तरीके से लेवल बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ ध्यान देना, इस तरीके से लेवल बनाते हैं। थ्योरी पहले दो कंस्ट्रेंट जो सब में कॉमन है हम वो पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी थ्योरी, और फिर तीसरा कंस्ट्रेंट भी सबके लिए कॉमन है। पहले तीनों स्टडी करेंगे, बस एक वैल्यू बदलती जाएगी, डब्ल्यू क्या था याद हो तो, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ऊष्मा गति की प्रायिकता बदलती जाएगी, बाकी सब एक जैसे रहेंगे, ये सब में भिन्न भिन्न होगी। देखिए समझते हैं, जो पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल, ये हो गया चौथा एनर्जी लेवल और ये पांचवा एनर्जी लेवल। देखिए जो भी एनर्जी लेवल है उसके अंदर देखिए, जो पहला एनर्जी लेवल है इसके अंदर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं सबकी एनर्जी E1 होगी, दूसरे में सबकी एनर्जी E2, तीसरे में सबकी एनर्जी E3, चौथे में सबकी एनर्जी E4 और पांचवें में सबकी एनर्जी E5, इस तरीके से होगी। इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल बैठे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे, इस तरीके से 1 2 3 जो मैं बिंदियां बना रहा हूँ आप देख सकते हो येलो कलर की, इस तरीके से पार्टिकल बैठे होंगे, सभी के अंदर पार्टिकल बैठे होंगे छोटे, सभी लेवल के अंदर। इस लेवल पहले लेवल के अंदर जो एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी E1 है, टोटल पार्टिकल इसमें N1 है। दूसरे लेवल में टोटल पार्टिकल N2, तीसरे लेवल में N3, चौथे में N4, चलता जाएगा। अब एक जो भी पार्टिकल है सबकी एनर्जी पहले लेवल में जो है उसकी E1 है, तो N1 पार्टिकल की क्या हो जाएगी एनर्जी? N1 इंटू E1, फिर दूसरे में N2 इंटू E2, तीसरे में N3 इंटू E3, चौथे में N4 इंटू E4। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दो कंस्ट्रेंट हो गए। टोटल पार्टिकल कांस्टेंट है, मतलब कि टोटल पार्टिकल अगर मैं कहूँ कैपिटल N है, टोटल पार्टिकल अगर कोई कहे कैपिटल N है, इसका मतलब कैपिटल N कांस्टेंट है, जो क्या होंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 सो ऑन चलता जाएगा। उसको लिख सकते हैं समीशन INI, आई एक से अनंत तक जा सकता है जितने भी लेवल हो, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका मतलब ये हो गया, ये देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 को लिख सकता हूँ समीशन NI, ये कांस्टेंट है। देखिए जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो, यानी कि N का इंटीग्रेशन करो, डेल्टा N हो गया, तो इसका NI का हो जाएगा डेल्टा NI, N1 का डेल्टा N1, N2 का डेल्टा N2, N3 का डेल्टा N3 प्लस सो ऑन, ये ज़ीरो है, ये टोटल वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यानी कि एक ये लेवल मैंने बनाए, एक लेवल के अंदर जो पार्टिकल है ना, इस लेवल में मान लीजिए पार्टिकल है कोई, इस लेवल में जो पार्टिकल है जितने भी N1 नंबर ऑफ पार्टिकल है वो तो चेंज हो सकते हैं, मतलब एक लेवल से दूसरे में, दूसरे से इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे तो आ जा सकते हैं,
लेकिन पूरे सिस्टम से पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे। मतलब पूरे सिस्टम में पार्टिकल कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है, कुल पार्टिकल कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल लेवल चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई पार्टिकल एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जा सकता है। अब देखो एनर्जी किस तरीके से चेंज होगी, पार्टिकल चेंज होने की वजह से। अब देखो इसको समझो, एक लेवल है उसकी एनर्जी E1 है, तो E1 एनर्जी फिक्स है। अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है लेवल की, E1 हर एक पार्टिकल की एनर्जी है। इसमें जितने पार्टिकल हैं सभी की एनर्जी E2 है। अब इसके अंदर मान लीजिए 9 पार्टिकल है, समझते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए 8 पार्टिकल हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होगी 9E1, इसकी एनर्जी क्या होगी 8E2। अब देखिए 9E1 8E2 है। अब देखिए एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ रह गए 7 और यहाँ रह गए यहाँ हो गए 10, है ना, 7 और 10 हो गए। इसका मतलब इसकी एनर्जी, अब इसकी एनर्जी होगी 10 गुणा E1 और इसकी एनर्जी होगी 7 गुणा E2। समझिए 10 गुणा E1 और 7 गुणा E2। अब देखिए बात क्या पता चली कि E1 E2 तो नहीं बदलते, बदलते N1 N2 ही हैं बस। और डेल्टा N1 डेल्टा N2 जीरो नहीं हो सकते, ये भी हमें पता चल गया। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि डेल्टा Ni यानी कि डेल्टा N1 डेल्टा N2 डेल्टा N3 ये ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि लेवल में पार्टिकल ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन टोटल पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब वही N1 E1 N2 E2 N3 E3 किस तरीके से चेंज होती है, जब अवकलन करोगे इसका तो ये हो जाएगा डेल्टा ई। यहाँ NI EI का अवकलन करोगे, मैंने पहले बोला EI चेंज नहीं होती, NI चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा NI। यानी कि E1 डेल्टा N1 E2 डेल्टा N2, उस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। और तीसरी चीज़ आ जाती है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होती है, मैंने ना ज़ीरो बोला ना कुछ बोला, मैक्सिमम। और कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है हर जगह यही करना है, मैक्सिमम चीज़ का अवकलन क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। मैक्सिमम चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो उसके लॉग का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो होगा। ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये आपके पास क्या था, बेसिक चीज़ थी। दोबारा देख लीजिए, 3 कंस्ट्रेंट तीनों स्टैटिस्टिक्स में काम आएंगे। पहला टोटल पार्टिकल कांस्टेंट, तो कैपिटल N कांस्टेंट। अब देखिए N1 N2 N3 डैश डैश, N1 N2 N3 कांस्टेंट नहीं है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकते हैं, इसीलिए डेल्टा Ni ज़ीरो नहीं है। लेकिन टोटल डेल्टा N ज़ीरो है, सिस्टम से पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे। E1 एनर्जी के N1 पार्टिकल हैं, E2 एनर्जी के N2 हैं, तो उसमें एनर्जी E1 E2 E3 नहीं चेंज हो सकती, लेवल की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। लेवल में पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, जैसे 10 हैं, 10 से 8 हो गए, 8 हो गए तो अब एनर्जी 8 E1 होगी, जो पहले 10 E1 थी, वो 8 जिसमें चले गए वहाँ जाके प्लस 2 ऐड हो गए, लेकिन पूरे सिस्टम से पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे। ये आपके पास बेसिक चीज़ है जो सब में काम आएगी। अब शुरू करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। देखिए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, इट इज़ अ क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो तरीके की थ्योरी हम पढ़ते हैं, एक मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं और दूसरी पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी। जो मॉडर्न थ्योरी होती है, मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमारे पास आ जाती है बोस, आइंस्टीन और फर्मी डिराक दोनों, और जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अंदर ये आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल, भेद्य होते हैं, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल जो हैं उनकी पहचान होती है। जैसे एक पार्टिकल A है, दूसरा पार्टिकल B है, तीसरा पार्टिकल C है, चौथा D है। इनकी अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको अलग अलग इनकी पहचान होती है। लेकिन जो बाकी दोनों स्टैटिस्टिक्स हैं वो मॉडर्न है, और मॉडर्न के अंदर नहीं होती पहचान, सारे पार्टिकल ए ही बोले जाते हैं। लेकिन इसके मैक्सवेल बोल्ट्जमान में ABCD अलग अलग होते हैं, बस यही इनमें फ़र्क होता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अंदर क्या है, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, पार्टिकल चिरसम्मत सिद्धांत पे काम करता है। सारे पार्टिकल की स्पिन जो होती है वो ज़ीरो होती है, चक्रण जो होता है वो सबका ज़ीरो माना जाता है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो एच कट कह सकते हैं। सभी पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो ज़ीरो माना जाता है। ज़ीरो एच कट, ज़ीरो इंटू एच कट कह सकते हैं, तो आंसर ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। तो ये इनका क्या होता है, चक्रण होता है। तो ये आप लोगों को कुछ बातें हैं जो अपने माइंड के अंदर फिक्स रखनी है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि क्लासिकल थ्योरी है, पार्टिकल सारे भेद्य है, डिस्टिंग्विशेबल हैं, पहचान हो सकती हैं, स्पिन ज़ीरो होती है। ये बातें अपने को माइंड में क्लियर रखनी है। कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। पहला कंस्ट्रेंट सबके अंदर सेम रहेगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे।
यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। दोबारा ध्यान रखना, कैपिटल एन कांस्टेंट रहेगा, और कैपिटल एन क्या होता है, पहले लेवल के n1 प्लस दूसरे लेवल के n2, तीसरे सबका एडिशन। ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एन 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसका यूज़ होगा, तीनों कंस्ट्रेंट का यूज़ होगा बस, और तीनों कंस्ट्रेंट्स को कंबाइन करके हम आंसर निकालेंगे। देखना, दूसरा कंडीशन भी हम देख चुके हैं कि डेल्टा ई आई बी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा ई आई बी क्या होगा, यहाँ पे क्या करना, बराबर में 0 रख लेना। ये भी 0 होगा, क्योंकि ये जो ई जो है वो क्या है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये बराबर में कांस्टेंट है, सारे का ये सारे का सारा कांस्टेंट है बराबर में, सेम उसी तरह, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। याद कीजिए, हमने जब बात पढ़ी थी, हमने क्या बोला था कि जब हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो आप याद कीजिए ये प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी कि अगर टोटल n पार्टिकल हों और उन सारे के सारे पार्टिकल को सी हमारे पास क्या है, अब ये भी ध्यान रखिए, n पार्टिकल हैं और उनको सी चैम्बर के अंदर, सी बॉक्सों के अंदर बंद करना है, तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी, सी की पावर n होती है, पता है ना आपको। और दूसरी कंडीशन ये पड़ी थी कि वो एन सी एन वन, अगर n1 रखने हैं, दूसरे में रखने हैं तो n2, तीसरे में रखने हैं n3। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, टोटल बॉक्स की जगह अब क्या है, लेवल है, बॉक्स की जगह क्या है, लेवल है, और लेवल कितने हैं, टोटल लेवल कितने हैं, GI लेवल है, ध्यान रखिए, GI लेवलों की संख्या है ये, GI, ठीक है ना, जिसको कहते हैं डीजनरेसी भी कहते हैं सिस्टम की। ये टोटल क्या है, पार्टिकल की संख्या है, क्या, GNI, टोटल पार्टिकल कैपिटल N है। टोटल जो लेवल हैं वो कितने हैं, देखिए GIth लेवल की बात कर रहे हैं, लेवल उस हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे देखिए, जैसे पहला लेवल है तो पहला लेवल का डीजनरेसी G1 है, दूसरा लेवल है और पार्टिकल उसमें N1 है, दूसरे लेवल की डीजनरेसी G2 है, पार्टिकल उसमें N2 है, तीसरे लेवल की डीजनरेसी G3 है, पार्टिकल उसमें N3 है। अब कोई आपसे पूछे पार्टिकल की डिवाइडेशन करनी है तो आप करके दिखाइए। आप खुद इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर आप क्या करोगे, बहुत ही आसानी से हम आपको बता सकते हैं क्या करोगे। देखिए, n पार्टिकल में से n1 पार्टिकल पहले में चले गए तो प्रोबेबिलिटी होगी NCN1 Z1 की पावर N1, ठीक है ना। n पार्टिकल कितने बच गए, ये तो पहले की बात होगी कि n पार्टिकल में से n1 पार्टिकल पहले लेवल में चले गए तो NCN1 Z1 की पावर N1 ये पहली होगी। फिर देखिए दूसरी बात करते हैं, अब पार्टिकल कितने बचे, n-n1 बच गए, n-n1 पूरा, इसकी जगह कैपिटल N की जगह, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, CN2 G2 की पावर N2, ये दूसरे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना। फिर तीसरे लेवल में ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n-n1 -n2 CN3 G3 की पावर N3, ये चीज़ हो जाएगी, पता है ना ये आपको, G3 की पावर N3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। यानी कि पहला दोबारा अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, इसको सॉल्व करेंगे अब, कि n1 पार्टिकल में से स्मॉल n1 पार्टिकल पहले लेवल में भर दिए, कितने बॉक्सों में भर दिए, G1 बॉक्सों में, तो ये आ जाएगा G1 की पावर N1 के साथ। ये G2 बॉक्सों में भर दिए तो G2 की पावर N2, ये G3 बॉक्सों में भर दिए तो G3 की पावर N3, साथ में पार्टिकल कम होते गए, n-n1 क्योंकि n1 भर चुके, n-n-2 क्योंकि वो भर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा माइंड में रखिए और इसको अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्व करने का तरीका पता है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, n फैक्टोरियल, ज़रा ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय n-n1 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल, यही होगा ना, NCR n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, वही n-n1 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल, और ये तो पढ़ा ही है G1 की पावर N1। अब देखिए थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया NCN1 को, तो आया n फैक्टोरियल बटे n1 फैक्टोरियल इंटू n-n1 फैक्टोरियल पूरे का। अब जब मैं सॉल्व करूँगा n-n1 CN2 को, तो वो क्या आएगा, n-n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल इंटू n-n1 -n2 फैक्टोरियल, यही आएगा, n-n1 -n2 फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिए,
नीचे वाला जो n माइनस एन वन फैक्टोरियल का स्टेप है ये ऊपर वाले इससे कट जाएगा। इस तरीके से एक एक करके कॉन्जिक्यूटिव तरीके से सारे कट जाएंगे। फाइनल आंसर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल सो ऑन, यही बचेगा। और g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, g3 की पावर n3, ये जिसको gi की पावर ni लिख सकता हूँ, यानी कि कुल मिला के मैं ये कहूँगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें आई नहीं है बाहर आ जाएगा, n फैक्टोरियल gi की पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल, ये चीज़ बच जाएगी, है ना। फाइनल आंसर ये बचेगा। चाहे तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, अगर डायरेक्ट याद नहीं रहता तो इसका तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो इसका लॉग w। अब यहाँ देखिए लॉग जब करते हो तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग m गुणा इस पूरे को n मान लीजिए, लॉग n हो जाएगा लॉग n फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा लॉग gi की पावर ni फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको आप सोच रहे हो कि पाई क्या है। पाई का मतलब गुणा होता है, जैसे समीशन करते हो, समीशन ai करते हो, क्या लिखते हो समीशन ai में, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन लिखते हो ना। और यहाँ पर जब आप पाई आई ai लिखोगे ना तो उसका मतलब होगा a1 गुणा a2 गुणा a3, वही चीज़। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके गुणा में आगे सारे स्टेप ये है ना। अब देखिए लॉग लिया तो ये लॉग क्या हो जाएगा, ये लॉग इसके साथ अलग लगेगा और इसके साथ लॉग अलग, बीच में आ गया प्लस, इस तरीके से इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता है। अभी देखते हैं, अब देखिए लॉग वही चीज़ हमने लिखी है। सेकंड स्टेप देखिए, अब लॉग यहाँ अलग अलग हो जाएगा, यानी कि अब देखिए ये बटे में है, जब बटे में होता है तो लॉग m बटे n होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग gi की पावर ni माइनस लॉग ni फैक्टोरियल, ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और दूसरी बात स्टिरलिंग फार्मूला लगेगा, जिसमें लॉग n फैक्टोरियल होता है n लॉग n माइनस n, लॉग n फैक्टोरियल होता है n लॉग n माइनस n, स्टिरलिंग फार्मूला लग जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। जब मैं लॉग n फैक्टोरियल का n माइनस n का स्टिरलिंग फार्मूला लगाता हूँ तो ध्यान दीजिए, ये जो लॉग n फैक्टोरियल है इसको लिख देता हूँ यहाँ पर n लॉग n माइनस n, और ये जो लॉग gi की पावर ni है इसको लिख देता हूँ ni, नीचे आ जाएगा ni लॉग gi, क्योंकि लॉग m की पावर n होता है n लॉग m, और लॉग n फैक्टोरियल हो जाएगा ni लॉग ni फैक्टोरियल हो जाएगा ni लॉग ni माइनस ni बराबर मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जैसा मैंने बोला अभी मैक्सिमम, देखिए इस माइनस, अब देखिए ये वैसे ही पड़ा है, ये वैसे ही पड़ा है, फिर ये स्टेप ज्यों का त्यों पड़ा है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये ni प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के ऊपर ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा प्लस का, और समीशन को कर दूंगा अलग अलग, ये समीशन इस पे अलग हो गया, इस पे अलग, इस पे अलग, ये चीज़ अपने पास बन जाएगी। अब देखिए, अब आपको पता है कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है, लॉग w क्या है, मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस पूरे के ऊपर डिफरेंशिएशन लगा दिया, कुछ भी नहीं किया, डिफरेंशिएशन लगा दिया, डिफरेंशिएशन को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब डिफरेंशिएशन को जैसे ही 0 किया तो आपको पता है n तो कांस्टेंट है तो डेल्टा n तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों स्टेप में कैपिटल n है, कैपिटल n कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट है ये, क्योंकि कैपिटल n कांस्टेंट तो लॉग n भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों तो 0 हो गए, 0 0। फिर यहाँ पे देखिए लॉग gi कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, ni का, और उसका डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा ni। फिर यहाँ जब ni का करोगे तो डेल्टा ni, लॉग ni वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, जब ni वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, और लॉग ni का करोगे 1 अपॉन ni डेल्टा ni, यही होता है लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx कर दोगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बचा है यहाँ पे ये वाला, इसका हो जाएगा डेल्टा ni। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखें तो ni का डिफरेंशिएशन, यानी कि इस पूरे स्टेप का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, gi कांस्टेंट है, इस पूरे स्टेप का डिफरेंशिएशन ये 2 स्टेप हो जाएंगे, पहले ni का फिर लॉग ni का, और इस स्टेप का डिफरेंशिएशन आपको पता है ये हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा ni कॉमन ले लेंगे, डेल्टा ni इन दोनों में से कॉमन लो, ध्यान दो सारे इधर, तो डेल्टा ni कॉमन लेके क्या बचेगा, लॉग ni gi माइनस ni, और उसको लिख देंगे लॉग gi बाई ni, और माइनस कॉमन लेके उसको कर देंगे लॉग ni बाई gi, क्योंकि लॉग m बटे n जो होता है वो माइनस लॉग
वो होता है माइनस लॉग n बाई एम। तो इसका मतलब उसको n बाई एम में बदलना है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आ गई। और ये स्टेप कैंसिल, ये स्टेप क्या हो जाएगा देखिए, इजीली पता चल रहा है, ये ni से ni कैंसिल हो गया। जब ये ni इस ni से गया तो ये डेल्टा ni इस डेल्टा ni से गया, यानी कि डेल्टा ni से डेल्टा ni गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बच गया जो क्या है, ये वाली चीज़। और मैंने अभी बताया इसको क्या लिखेंगे, लॉग जी बाई लॉग ni। और लॉग जी बाई ni को लिख सकते हैं माइनस बाहर कॉमन लेके लॉग ni बाई जी, माइनस कॉमन लेके ni बाई जी। इसका मतलब इसको मैं क्या बना देता हूँ, ये बना देता हूँ। अब तीनों कंस्ट्रेंट मैंने इकट्ठे लिख दिए, एक कंस्ट्रेंट बन गया, ऑल थ्री इक्वेशंस ऐसे लिख दी। पहली इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट थे, उससे आया था ये। दूसरी एनर्जी कांस्टेंट आई थी ये, और तीसरी आई थी ये। अब पता है आपको, जितनी भी बोल्स-आइंस्टीन और फर्मी डिराक जो पढ़ेंगे उनमें ये दोनों तो पहली दोनों दो इक्वेशन तो रहेंगी ऐसे की ऐसे ही, बस तीसरी इक्वेशन चेंज होती रहेगी। दिमाग में ये बात फिक्स कर लीजिए, तीसरी इक्वेशन चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा W चेंज होता रहेगा। बस इसका W आपको याद रखना है, मैं दोबारा याद करवा दूँ, n फैक्टोरियल बटे n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन gi की पावर ni। आप अगर पाई आई लगाते हो तो सीधी सी बात है, W बराबर n फैक्टोरियल पाई आई जी की पावर ni बटे ni फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं करना, बस W याद रखते जाना है। तीनों स्टैटिस्टिक्स का W रट्टा मार लेना अच्छे से, और बाकी समझाएंगे भी कैसे बनता है, जैसे इसमें समझाया है। कुछ मत करो, पहली को अल्फ़ा से गुणा कर दो, दूसरी को बीटा से गुणा कर दो, और तीसरी के अंदर जोड़ दो। तो पहली को अल्फ़ा से गुणा किया, तो पहली को जब अल्फ़ा से गुणा करोगे, कहने का मतलब यहाँ देखिए, इसको अल्फ़ा से गुणा कर दो, इसको बीटा से गुणा कर दो, और इसको सीधा जोड़ कर दो। सोचो आप, अल्फ़ा डेल्टा एन आई तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा अकेला, यहाँ बचेगा बीटा ई आई, और यहाँ बचेगा लॉग एन आई बटे जी आई। तो अपने पास क्या बचेगा, ये देखिए, डेल्टा एन आई कॉमन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस लॉग एन आई बाई जी आई। अब देखिए डेल्टा एन आई कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बताया था। डेल्टा एन आई का समीशन ज़ीरो होता है, लेकिन अकेला डेल्टा एन आई ज़ीरो नहीं होता। मैंने बताया था किसी पार्टिकल लेवल में पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, टोटल नहीं। तो ये तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर एक तो ज़ीरो होगा, तो ये चीज़ ज़ीरो है, ये चीज़ ज़ीरो कर दी, ये चीज़ ज़ीरो कर दी। तो इसका मतलब अब अल्फ़ा प्लस बीटा को उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, आराम से पता चल रहा है कि लॉग एन आई बाई जी आई उधर चला गया, ये सारा स्टेप। अब लॉग को हटाएंगे, ई की पावर लग जाएगा, और जी आई उधर चला गया, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा को कैपिटल ए मान लिया, तो ये हो गया ए जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। एन आई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब एन आई का वक्र बना सकते हैं एनर्जी ई आई के साथ, ई आई का कर्व बना दिया एन आई के साथ। तो आपको पता चल रहा है कि ई आई बढ़ेगा जैसे जैसे एन आई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगा, तो एक कर्व बन जाएगा एक्सपोनेंशियली। इसकी वैल्यू देखिए, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है। ये आपका क्या बन गया, इसमें कर्व बन गया ई आई का एन आई के साथ। और जब बिल्कुल शुरू में जब ई आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर, यानी कि एन आई एक्सिस पे, तो इसको ज़ीरो कर दीजिए, ख़त्म। तो क्या बचेगा, ओनली ए जी आई बचेगा, यानी कि ई जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा ही बचेगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इसका कर्व आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब आगे कुछ स्टेप और जो हर एक में काम आने हैं। बस ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, आगे बस नाम बदलता जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन, इस तरीके से। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कुछ नहीं होता, एन आई बाई जी आई होता है, बस पकड़ आ रही है बात। एन आई बटे जी आई, हर एक स्टैटिस्टिक्स तीनों में एन आई बटे जी आई निकालना है बस। अब आपको पता है एन आई बराबर ये अभी निकाला है हमने, जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो जी आई को नीचे ले आइए बेटा, ये बच जाएगा, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा को ए लिख सकते हैं, आपको पता है, हो गया, ए लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात, समीशन एन पता है ना आपको, समीशन एन आई कैपिटल एन होता है, और एन आई अभी निकाला है, जी आई ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई, पुट कर दिया। अब ए क्योंकि कांस्टेंट है तो समीशन से बाहर आ जाएगा, ए को ले आए समीशन से बाहर, क्या बच गया, ये इतना अंदर रह गया, ए आ गया समीशन से बाहर। इधर कैपिटल एन ही पड़ा है, क्योंकि ये पता है हमें कंडीशन होती है, एन आई की वैल्यू रख दी बस यहाँ पे। इसको ले गए इसके नीचे, अब ये स्टेप इसके नीचे चला जाएगा कैपिटल एन के, जब नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा ये,
और जो नीचे गया है उसको जेड कहते हैं। यानी कि ये जो चीज़ है ना इतनी इतनी समीशन के अंदर वाली ये जेड होती है और इस जेड को कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जेड को कहते हैं वितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन। इस तरीके से किसकी वैल्यू आ जाती है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एन बाई जेड। और इक्वेशन आपको पता है क्या थी, इक्वेशन आपको पता है क्या थी, ये थी ना। यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो ए की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। तो पार्टीशन फंक्शन क्या बन जाएगा, एन बाई जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए को एन बाई जेड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया सिर्फ कंस्ट्रेंट आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात, आपका अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जितना भी ये डेरिवेशन है इसको कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर लीजिए पूरे को, ठीक है ना, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये पूरा जो डेरिवेशन है ये देखिए, ये पहले थ्योरी है इसकी, ठीक है। उसके बाद पहली कंडीशन कैपिटल एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दूसरी कंडीशन कैपिटल ई कांस्टेंट होता है, तीसरी जो कंडीशन है वो डब्ल्यू क्या होता है वो ध्यान में रखना है। फिर डब्ल्यू का लॉग ले लिया, और डब्ल्यू का लॉग जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ कोई भी होती है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो करके तीन इक्वेशन मिल गई। तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया अपने एन आई को ऊपर रखना है, बस ये ध्यान रखना है। इसीलिए एन आई बाई जी आई, हर एक में एन आई ऊपर रखना है। तीनों इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा से पहली दो को गुणा करके तीसरी के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद क्योंकि डेल्टा एन आई कभी ज़ीरो नहीं होता तो उसको ख़त्म कर दिया, केवल इतना ज़ीरो करके यहाँ से एन आई की वैल्यू निकाल ली, और ई की बार माइनस अल्फ़ा को ए मान लिया। और ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन लगा दी, पहली इक्वेशन कि समीशन एन आई बराबर एन होता है, एन आई की वैल्यू रख दी वहाँ पे, वहाँ से वितरण फलन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत आसान है ये, नोट करो, एक बार कॉपी में बिना देख के लिख के देखो, पक्का पेपर में आता है ये। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जो है वो बातें ध्यान रखना। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो।